So, this is what I'm saying. माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखो, मुझे लगता है कि आप लोगों को वो याद होनी चाहिए फील्ड इक्वेशंस। अगर नहीं भी याद है तो मैं आज एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दूं और याद करवा दूं वो फील्ड इक्वेशंस के बारे में, क्या क्या होती है वो चार इक्वेशंस। देखिए एक बार फटाफट से कल का रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। सो अब देखो, मैंने कल इतनी सी बात बोली थी आप लोगों को कि बेसिकली आपके पास में ना जो आपकी माइक्रोवेव है, जो आपकी माइक्रोवेव है विच इज प्रोपगेटिंग इन जेड डायरेक्शन, विच इज प्रोपगेटिंग इन जेड डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जेड मान ली हम लोगों ने। आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है माइक्रोवेव। अगर माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है तो उसमें दो ही तरह के फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये वेक्टर फॉर्म में है तो इसके तीन तीन कंपोनेंट होते हैं, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। Since your wave is propagating in z direction, then the z component is longitudinal to the direction of the propagation. That is, this component does not works as x and y. तो x और y की तरह इसके फील्ड कंपोनेंट का कोई मतलब नहीं रहता। ये ई जेड और बी जेड जो है ये तो नॉन होता है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में होता है। हमें जो स्टडी करना होता है ना, वो करना होता है इनके अलावा कंपोनेंट्स का। कौन कौन से कंपोनेंट बचते हैं इसके अलावा? इसके अलावा बचते हैं हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट दो बचते हैं, एच एक्स और एच वाई। और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी दो बचते हैं, ई एक्स और ई वाई। इन चारों फील्ड कंपोनेंट्स को निकालना मैंने आपको कल सिखाया था। देखिए वापस से समझ लीजिए कैसे निकालते हैं। देखिए इसमें पहला जो फैक्टर है माइनस गामा अपॉन एच स्क्वायर, सॉरी माइनस गामा अपॉन एच स्क्वायर, ये तो हमेशा हर जगह आता है, तो इसकी आपको दिक्कत नहीं लेनी है। माइनस गामा अपॉन एच स्क्वायर यहाँ भी आएगा, माइनस गामा अपॉन एच स्क्वायर यहाँ भी आएगा, एंड ठीक है, और माइनस गामा अपॉन एच स्क्वायर यहाँ भी आएगा, एंड माइनस गामा अपॉन एच स्क्वायर यहाँ भी आएगा। हर जगह माइनस गामा अपॉन एच स्क्वायर आएगा। ठीक है। अब ये x का कंपोनेंट है इसलिए x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, ये y कंपोनेंट इसलिए y के रेस्पेक्ट में होगा, ये x कंपोनेंट इसलिए x के रेस्पेक्ट में होगा ये। ठीक है। और ये भी y कंपोनेंट इसलिए y के रेस्पेक्ट में होगा। अब दूसरी बात देखिए, ये तो आ गया। अब ये H का है मतलब मैग्नेटिक फील्ड का है, इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड का नॉन कंपोनेंट है वो आएगा। यहाँ भी ये मैग्नेटिक फील्ड का है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का नॉन कंपोनेंट आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉन कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉन कंपोनेंट। अब नॉन मतलब होता है EZ और BZ, क्योंकि इसमें आपकी भी प्रोपगेट कर रही है इसलिए हम इसको नॉन कंपोनेंट बोल देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर साइन की बात आती है आगे, तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा तो यहाँ माइनस आएगा। अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में x में प्लस आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में x में माइनस आएगा और y में प्लस आ जाएगा, तो ये साइन वाली बात भी खत्म हो गई। अब इसके बाद में जो अगली चीज होती है वो होती है पीछे वाला फैक्टर। तो पीछे वाले फैक्टर में देखिए यहाँ पर अगर एच जेड आ चुका है तो फिर यहाँ पर ई जेड आएगा, यहाँ पर अगर एच जेड आ चुका है तो यहाँ पर ई जेड आएगा, यहाँ पर ई जेड आ चुका है तो यहाँ पर एच जेड आएगा, और यहाँ पर ई जेड आ चुका है तो यहाँ पर एच जेड आएगा। यहाँ पर x आ चुका है तो यहाँ पर y आएगा, यहाँ पर y आ चुका है तो यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर x है तो यहाँ y आएगा, और यहाँ y है तो यहाँ x आएगा। ये फैक्टर भी हो गया। नीचे वाला फैक्टर तो कॉमन है, कांस्टेंट है, वो है एच स्क्वायर, वो है एच स्क्वायर, वो है एच स्क्वायर और वो है एच स्क्वायर, उसमें दिक्कत नहीं है। अब बात ये है दूसरी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आयोटा ओमेगा यहाँ तो है ही सही, हर जगह आयोटा ओमेगा है, वो दिक्कत नहीं है, आयोटा ओमेगा हर जगह है। अब समस्या है ई है तो ई के साथ एप्सिलॉन आता है, ई के साथ एप्सिलॉन आता है, एच के साथ म्यू आता है, तो म्यू आता है। क्यों आता है? क्योंकि एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी व्हिच डिसाइडेड हाउ मच मटेरियल कंटेन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो परमिटिविटी का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड से होता है और परमिएबिलिटी का रिलेशन मैग्नेटिक फील्ड से होता है।
इसलिए जब भी ई आएगा वहां पर एप्सिलॉन आएगा, और जब भी एच आएगा वहां म्यू आएगा। तो सिंपली वे में ये चारों आपको लर्न करनी है, ये मैंने आपको लर्न करवाई है। इसी प्रकार आपको प्रैक्टिस करनी है और इसी प्रकार आपको इनको लर्न भी करना है। चलिए, अब ये चारों फील्ड इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है और इनका हम लोगों ने कल नाम दिया था इक्वेशन नंबर 19, 20, 21, 22। आई थिंक शायद यही था, ये 19 थी। जो भी था, मतलब मुझे नहीं पता। बाकी ये चारों इक्वेशन कुछ इस प्रकार से थी, 19, 20, 21 और 22। और शायद अपन ने पहले एच वाई निकाला था, तो मुझे लगता है कि ये शायद उल्टा हो गया, है ना। हम लोगों ने पहले एच वाई निकाला था तो उसको 19 नाम दिया था, और फिर हम लोगों ने एच एक्स निकाला था तो उसको 20 नाम दिया था, और इसको 21 नाम दिया था, 22। अब जो भी आपके नाम हो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। आई डोंट नो उनके नाम क्या थे, ठीक है ना। ओके, ठीक है, फिर तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में जो यहां से सवाल बनता है, देखिए मेरी बात सुनिए। अब एक सवाल आपके एग्जाम में आया था, वो मैं लिखवा दे रहा। क्वेश्चन जो कुछ इस प्रकार से था वो ये था, शो दैट द TEM mode the TEM mode अब आपको ये बारे में लिखा चुका हूं मैं, TEM मोड क्या होता है। TEM मोड ऐसा होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट जो होता है वो जीरो होता है, या फिर इसको एच जेड भी लिखते हैं नॉर्मली। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली यहाँ पर एच जेड की फॉर्म में होगा, बिकॉज आपको मैंने समझाया था एच और ई में बी में क्या डिफरेंस होता है। फिर समझ लो क्या होता है। एच तो उसका इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होता है, और बी जो होता है ना, वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है जो आप लोगों ने बाहर से अप्लाई किया है। तो नॉर्मली हम लोग एच की बात करते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की बात करते हैं। कैन नॉट एग्जिस्ट, कैन नॉट exist in a rectangular waveguide, cannot exist in a rectangular waveguide। ये भी एक सवाल आया था। अब इस सवाल के ना दो तरह के आंसर लिखे जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में आ जाए तो आप लोग क्या करोगे कि डायरेक्टली ये चारों फील्ड इक्वेशन आपको याद होगी और आपको याद करनी भी है। आपको अगर ये याद है तो आप डायरेक्टली इनको लिखो, दैट वी नो दैट इफ आवर माइक्रोवेव इज प्रोपेगेटिंग इन जेड डायरेक्शन देन द फील्ड इक्वेशंस आर लाइक दिस, इज इट। ये लिख दोगे आप लोग, ये मैं हमने कल लिख चुके हैं। बट अगर ये सवाल 10 नंबर में आता है, ठीक है, 10 नंबर से ऊपर नहीं आएगा, तो अगर 10 नंबर में आता है तो फिर आपको कल वाला डेरिवेशन भी पूरा करना है। देन उसके बाद मैं जो लिखा रहा हूं वो लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है उसके बाद में, इतना काम तो करना ही है, कल वाले जितना काम। और उसके बाद आपको लिखना है, इन अबाव इक्वेशन, इन अबाव इक्वेशन कौन कौन सी, 19, 20, 21 एंड 22 is designed the field, या फिर आप ये भी लिख सकते हो शो दैट द फील्ड कंपोनेंट। ये सब लैंग्वेज का फर्क पड़ता है, आपके माइंड में जो लैंग्वेज आए वो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। इज डिजाइन द फील्ड विद इन द रेक्टेंगुलर गाइड, विद इन द rectangular within the rectangular guide। और तुम चाहो तो ये भी लिख सकते हो, इक्वेशन 19, 20, 21, 22 shows that the field component of field component in the rectangular waveguide। जो आपके मन में हो वो लिख देना। ये तो बुक की लैंग्वेज है इसलिए लिखा रहा हूं मैं। इट कैन बी नोटेड, इट कैन बी noted from these equation, from
these equation that Ez and Hz both are equal to 0, that if, that के बाद if लिखो, if Ez and Hz both are equal to 0, both are equal to 0 simultaneously, साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ, एक ही समय पर, ठीक है ना। देन ऑल द फील्ड कंपोनेंट्स, देन all the field components, then all the field components hx, hy, ex, ey वैनिश, वैनिश मतलब खत्म हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, वैनिश खत्म होना। आता ना वैनिश डिटर्जेंट, दाग धब्बों को खत्म कर दे, तो वैनिश इसी का नाम होता है। वैनिश मतलब खत्म कर देता है, जीरो कर देता है। हैंस TEM मोड, TEM मोड मतलब ये वही मोड है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट दोनों एक साथ जीरो हो जाते हैं। हैंस TEM मोड कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर, कैन नॉट exist for rectangular waveguide, cannot exist for rectangular waveguide, the boundary conditions। बस एक मिनट यहां पर रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, अभी रुक जाओ, ठीक है ना। ये तो हुआ हमारे पास एक आंसर, ठीक है ना, ये तो हुआ एक आंसर। एक बात सुनना, अभी जो कल डेरिवेशन स्टार्ट किया था वो चल रहा है, समझना इस चीज को। वो डेरिवेशन के बीच में ये एक सवाल आ चुका था, ठीक है, वापस समझो। सवाल कुछ इस प्रकार से बनते हैं आपके एग्जाम में, डिराइव द फील्ड कंपोनेंट्स ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड। अगर केवल इतना आता है सवाल, तब तो आपको कल जितना किया था उतना करना है, ठीक है। 5 नंबर में आएगा वो सवाल, जितना नहीं आएगा। दूसरा सवाल जो आज लिखाया हुआ है, ये सवाल दो तरीके से आएगा, या तो 5 नंबर में या 10 नंबर में। अगर 5 नंबर में आता है तो फिर आप लोग डायरेक्ट फील्ड कंपोनेंट्स लिखोगे जो कल याद करवाए थे, जो मैंने आपको ऊपर शो कर रखे हैं। वी नो दैट इफ वेव इज प्रोपगेटिंग इन z डायरेक्शन देन द फील्ड कंपोनेंट्स आर दीज। इनको नाम 1 2 3 4 दे देना, और ये लैंग्वेज लिख देना जो नीचे लिखवाई है, और अपने मन से भी लिख देना, ये तो कोई बड़ी लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज कभी याद नहीं की जाती, लैंग्वेज समझ के और मन से बनाई जाती है। कोशिश करोगे तो बना पाओगे, टूटी फूटी इंग्लिश में बनाने वाली कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया एक तो 5 नंबर का सवाल। अगर यही सवाल 10 नंबर में आता है तो फिर आप लोग शुरुआत से काम करोगे जो कल से किया है, फील्ड कंपोनेंट्स निकालोगे और फिर ये लैंग्वेज लिखोगे, तो 10 नंबर वाला मामला हो जाएगा। अब इस डेरिवेशन में 2 सवाल हो चुके हैं, तीसरा सवाल अब आगे बनता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वही सवाल आता है। ये सवाल तो बहुत छोटे मोटे सवाल है, क्योंकि अगला जो हम लोग करने जा रहे हैं वो स्पेसिफिक मोड के लिए है। ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि अब रेक्टेंगुलर वेव गाइड में टीईएम मोड पॉसिबल नहीं होगा, इज इट। तो कौन सा पॉसिबल होगा, टीई मोड होगा और टीएम मोड होगा। तो अब उनके लिए हम आगे डेरिवेशंस करेंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कहीं स्किप करो, मतलब ये हो गया सवाल, और डेरिवेशन कल वाला हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है।
तो लाइन यहां से चेंज करेंगे, ठीक है ना। सो फॉर रेक्टेंगुलर वेव गाइड, फॉर रेक्टेंगुलर वेव गाइड the boundary conditions are the बाउंड्री कंडीशंस आर, आगे सोल्व करने के लिए मुझे बाउंड्री कंडीशन नीड होगी, तो आप लोग याद रखना। जैसे मान लो ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड होता है, ऐसा होता है, आपको दिखा दूं मैं कुछ टूटा फूट डायग्राम, ऐसा होता है टूटा फूट डायग्राम, थोड़ा बहुत देख लो। ऐसे पीछे जाता है ये, है ना, ऐसे लाइक पीछे की तरफ, तो ये इसके ओरिजिन कहलाते हैं, ये एक्स डायमेंशन, ये वाई डायमेंशन, ये जेड डायमेंशन, ऐसा कुछ होता है वो, है ना, वेवगाइड। अब इसमें एक होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई। तो ये इतना लंबा होता है, इसको ए डायमेंशन बोलते हैं, एक्स डायमेंशन। ये वाई डायमेंशन होता है, जिसे होता है इसकी विड्थ होती है बी, तो लेंथ होती है ए, विड्थ होती है बी, और पीछे का पता नहीं है कहाँ तक जाएगा ये जेड डायमेंशन, तो ये ओपन होता है, वो डिसाइडेड नहीं है ना, क्योंकि वो माइक्रोवेव उसी में प्रोपेगेट करती है ना, तो पता नहीं था कहाँ तक जाएगी, तो छोड़ो उसको एक बार। तो दो डायमेंशन हो गई हमारे पास, एक्स डायमेंशन ए हो गई, वाई डायमेंशन बी हो गई। अब देखो इस एक्स डायमेंशन में ये ओरिजिन है जीरो पे, और ये उसकी हद है, हद मतलब ए पर, और ये बी के वाई डायमेंशन जो जीरो पर है वाई डायमेंशन, और हद बी है, ठीक है सपोज। तो दो बाउंड्रीज बन गई हमारे पास, एक्स बराबर जीरो एंड अल्टीमेटली वाई बराबर जीरो। और अगर दूसरी तरफ देखें तो x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू बी, इस प्रकार से बाउंड्रीज बन गई हमारे पास, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन ये होती है कि इन जगह पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट जीरो और मैग्नेटिक फील्ड का z कंपोनेंट क्या होता है, जीरो होता है, ऐसा होता है बाउंड्री कंडीशंस। अब दोनों फील्ड एक साथ जीरो नहीं हो सकते, ऊपर लिखवाया है, क्यों नहीं हो सकते, दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ जीरो नहीं हो सकते, ठीक है, एक एक करके जीरो करने पड़ेंगे आपको। एक साथ जीरो अगर हो गए तो ऊपर देखो आप, अगर दोनों को जीरो कर दिया आपने, ई जेड को भी जीरो कर दिया हो और एच जेड को, यहाँ पे एच जेड लिखो, मैं बार बार बी जेड लिख रहा हूँ, बट ये बी का स्टडी नहीं करते हम लोग, इसके एच फॉर्म का स्टडी करते हैं, इसलिए आप लोग एच ही लिखो तो अच्छा होगा। तो हम ई को और एच को एक साथ जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर दोनों एक साथ जीरो हो गए तो ये देखो आप इन इक्वेशंस में हर एक पद, हर एक स्टेप कंप्लीटली जीरो हो जाएगी, तो कोई भी फील्ड कंपोनेंट बचेगा ही नहीं, मतलब तो एच एक्स रहेगा ना, एच वाई रहेगा ना, ई एक्स रहेगा ना, ई वाई रहेगा। जब सारे फील्ड कंपोनेंट जीरो जाएंगे तो फिर आप स्टडी किसका करोगे, इसलिए स्टडी करने के लिए कोई तो बचना चाहिए, इसलिए एक साथ जीरो नहीं कर सकते, इनको हम लोग करेंगे बारी बारी जीरो। इसीलिए डिसाइड किए जाते हैं टीई और टीएम मोड। जब टीई मोड में स्टडी करते हैं तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट जीरो होता है, बस एच जेड जिंदा बचता है। और जब टीएम मोड का स्टडी करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट जीरो होता है, बट ई जेड जिंदा होता है, तो उस जिंदा का अपन लोग अध्ययन करते हैं आगे बढ़ते हैं। सो फॉर वेव गाइड ट्रांसमिशन देन, तो वो वेव गाइड ट्रांसमिशन so for waveguide transmission, for waveguide transmission EZ और BZ HZ दोनों में से कोई ना कोई एक मस्ट एग्जिस्ट, कोई ना कोई एक तो बचना ही चाहिए, ठीक है। अगर मान लो जो जीरो होता है, सपोज इफ इफ EZ is equal to zero and HZ exist, मान लो ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, then this is called
then this is called transverse electric mode. Transverse इलेक्ट्रिक मोड, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग टीई मोड। एंड इफ hz is equal to 0 and ez exist, सपोज ऐसा कुछ हुआ, hz 0 हो गया और ez एग्जिस्ट किया, देन this is called transverse magnetic mode. Transverse magnetic mode, or you can say it TM mode. तो वेवगाइड में कहीं ना कहीं या तो टी मोड होता है या फिर टीएम मोड होता है, दोनों में से कोई ना कोई एक मोड तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, दोनों ही एक साथ जीरो कर दोगे तो समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सवाल जो आपके एग्जाम में आता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड के लिए फील्ड इक्वेशन बताइए या फिर ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड के लिए फील्ड इक्वेशन बताइए। तो इनके अलग अलग आगे डेरिवेशन होते हैं। फिलहाल तो ये जो सवाल है आपके सामने उठा है कि ये दोनों मोड पॉसिबल क्यों नहीं होते, उसका जवाब आपको मिल चुका है कि अगर दोनों जीरो जाएंगे तो फिर कौन सा स्टडी करेंगे, कहाँ का फील्ड स्टडी करेंगे। तो कहीं ना कहीं तो हमें एक रखना ही पड़ता है जिंदा, जो जिंदा रहता है वो उस अकॉर्डिंग काम करता है। तो या तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में काम करेंगे हम, ठीक है, या फिर ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड में काम करेंगे। दोनों बारी बारी से हम लोग काम करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अलग अलग मोड के लिए अलग अलग फील्ड इक्वेशन कैसे होती है। सो क्वेश्चन अब अगला स्टार्ट होता है, मान लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनता है वो ये कुछ इस प्रकार से है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फील्ड कंपोनेंट्स, डिराइव components for filled, derive expression for filled components, derive expression for filled components of electromagnetic waves, of electromagnetic waves in a rectangular waveguide, in a rectangular waveguide in a TM mode। ये शब्द मेंशन होगा, ऊपर जो सवाल था उसमें ये शब्द मेंशन नहीं था कि किस मोड के लिए निकालना है, बट अब नीचे के क्वेश्चन में ये शब्द मेंशन है कि आपको ये काम टीएम मोड के लिए करना है। ठीक है, आज ही बताया। हाँ ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका एक अलग डेरिवेशन होगा जिसमें हम लोग फील्ड कंपोनेंट निकालेंगे और अलग अलग बाउंड्री कंडीशंस के थ्रू इसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, ठीक ऐसा ही एक्सप्रेशन होगा सेम। ये एक 5 नंबर का सवाल अगर आता है तब तो मैं जितना कराऊंगा इस क्वेश्चन के बाद में उतना आपको करना है, वहां से करना है। बट अगर ये 10 नंबर का सवाल आता है तो फिर आपको कल वाला काम भी करना है जो हम लोगों ने कल किया था, और ये बीच वाला छोड़ देना जो आज मैंने लिखवाया ना लैंग्वेज, ये समझाया जो मैंने आज आपको ये समझाया ना मैंने आपको, ये छोड़ देना क्योंकि ये अलग चीज है, ये कुछ नहीं लगे। ठीक है, तो कल आप लोगों ने इतना किया था कि क्वेश्चन नंबर कहाँ तक लिखी थी, 19, 20, 21 और 22 तक आपने लिखा था। फिर 19, 20, 21, 22 के बाद में अब ये अगला सवाल स्टार्ट होगा यहाँ से, डिराइव द फील्ड कंपोनेंट्स। तो अगर ये सवाल आता है
तो फिर 22 तक का काम करना है, फिर 22 के बाद जो मैं कराऊंगा अब अगला वो करना है। ठीक है ना? मिक्स मत कर देना सारे क्वेश्चंस को, और बिना सोच समझे सवाल का आंसर मत लिखे आना, जो सवाल पूछा जाए केवल उतना ही लिख के आना। तो अब हमारा जो अगला टास्क है वो टीएम मोड को स्टडी करना है, और कम से कम 2-3 पेज का ये डेरिवेशन होगा जो आपको करना है फील्ड कंपोनेंट निकालने का। ऑलमोस्ट 3 पेज तो क्या 5 पेज भरेंगे, लंबा है। और इतना ही लंबा डेरिवेशन होगा टीई मोड के लिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो टीई मोड का होगा, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड के लिए सेम डेरिवेशन होगा, ज्यादा कोई हेडेक नहीं होगी। तो इस प्रकार से 2 डेरिवेशन होते हैं, इन दोनों में से कोई ना कोई एक हमेशा आता है, या तो टीएम मोड का डेरिवेशन आता है या फिर टीई मोड का डेरिवेशन आता है। 2 तरह के सवाल आएंगे, 5 नंबर का, 10 नंबर का, जिसमें आपको बता दिया मैंने 5 नंबर में अगर आता है तो फिर आपको ये काम करना है जो कल से करेंगे, और 10 नंबर में अगर आता है मे भी 20 नंबर में भी आ जाए, मुझे नहीं पता कि किस तरह का आपकी किस्मत है और किस तरह का सवाल आएगा। इसीलिए आपको ऊपर वाला काम भी करना पड़ेगा जो अपन ने कल किया था, इक्वेशन नंबर 22 तक निकालने वाला काम। तो वो भी करना पड़ता है 20 नंबर में, फिर तुम्हें ये भी करना पड़ता है। वैसे 20 नंबर में मोस्टली आता नहीं सवाल, वो टुकड़ों में आता है, मतलब आपको 10 नंबर का ही मिलेगा ये सवाल। तो फिर उसको आपको ये कल से स्टार्ट, बिकॉज अब कुछ नहीं करना, फील्ड इक्वेशन आपने निकाल ली है। फील्ड इक्वेशन आप लोगों ने निकालने के बाद में उसको सॉर्ट आउट करना होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी पड़ती है। ई एक्स क्या होगा, ई वाई क्या होगा, बी एक्स क्या होगा, बी वाई क्या होगा। ठीक है। हाँ यार, मेरे को ध्यान ही नहीं आया। चलो फिर कल देखते हैं।